संग्राम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बजट में देवभूमि को क्या मिला, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। कल देहरादून दौरे पर आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगी। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी का देहरादून का कल दौरा है। घोषणा पत्र भी कांग्रेस का कल जारी आएगा। देखना होगा कि क्या वादे किए जाते हैं, महिलाओं को लेकर क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में रहेगा। कल घोषणा पत्र कांग्रेस का सामने आएगा। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में भी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। हम बड़े उत्साहित हैं कि प्रियंका जी उपहारों का एक बंच लेकर उत्तराखंड पहुंच रही हैं और हमारी घोषणा पत्र में जो जो बिंदु होने चाहिए उनको यहाँ पर वो उनके हाथों से इनॉग्रेट करेंगे। यहाँ महंगाई से त्रस्त लोगों को राहत देने के लिए प्रियंका जी का यहाँ आना और हमारे घोषणा पत्र में वो ये सब बातें शामिल करना, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश की जनता के लिए बड़ा तोहफा है। और अब बात करेंगे आज पेश हुए बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि टैक्स पेयर को निराशा हाथ लगी है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव जरूर रखा गया है। पेंशन पर लगने वाली टैक्स में भी छूट दे दी गई है। दिव्यांगों को टैक्स में भी छूट दी गई है। वहीं बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर सहित कई सामानों पर ड्यूटी कंसेशन देने की घोषणा भी की। इसके अलावा 60 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। अगले 3 साल में 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके अलावा अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे। साथ ही ई चिप लगे पासपोर्ट इसी साल आ जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कई और घोषणाएं भी की हैं। तो बजट की जो बड़ी बातें हैं वो आपको हम बता रहे हैं कि क्या कुछ आज के इस आम बजट में रहा। For delivery of digital and high-tech services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions, along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains, a scheme in PPP mode will be launched. Use of Kisan drones will be promoted for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. और अब आपको दिखाते हैं इस बजट से उत्तराखंड को क्या कुछ मिला। बजट में वाइब्रेंट विजन योजना के तहत सीमांत इलाकों के विकास की योजना को जगह दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के सीमांत इलाकों के गांव का भी विकास होगा। गांव में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने पर भी काम किया जाएगा। सीमांत इलाकों के गांव तक एजुकेशनल चैनल पहुंचाने पर भी काम किया जाएगा। तो ये तमाम वो योजनाएं हैं उत्तराखंड के लिए जो आगे उत्तराखंड को विकास की राह पर ले जाएंगी। रोपवे बनाने पर भी काम होगा। उत्तराखंड में भी कई नए रोपवे बनने पर काम हो रहा है। रोपवे योजना के कामों में तेजी आएगी। तो गांव तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सर्विस एलोकेशन फंड के लिए गांव तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य है। गांव में भी शहरों की तरह ही बेहतर संचार सुविधा को विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि और कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो उत्तराखंड के लिहाज से बेहद अहम है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा गंगा किनारे अब किया जाएगा। गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती हो पाएगी, जिससे कि जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गंगा के किनारों की जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर अब काम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सभी सेवाएं शामिल होंगी। और अब आपको और दिखाते हैं कि इस बजट में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उत्तराखंड के लिए अहम रहने वाली हैं। हर घर नल पहुंचाने के लिए 5.5 करोड़ घरों को जोड़ा जाएगा। हर घर नल जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। किसानों से एमएसपी पर फसलों की रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। इसके साथ ही देश में हाईवे का जाल बिछेगा।
एक साल में 25,000 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण होगा। सरकार की ये योजना उत्तराखंड के लिए भी अहम है, क्योंकि उत्तराखंड में कई नए हाईवे का निर्माण होना शुरू हो चुका है। उधर एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए कुल मिलाकर दिए जाएंगे। तो उत्तराखंड के लिए क्या इस बजट में खास है, वो तमाम बड़ी बातें हमने आपको बताई। Current coverage of Har Ghar Nal Se Jal is 8.7 crores. Of this, 5.5 crore households were provided tap water in last 2 years itself. Allocation of 60,000 crores of rupees has been made with an aim to cover 3.8 crore households in 2022 and 23. और अब आपको दिखाते हैं कि इस बजट को लेकर एक्सपर्ट्स की राय क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा मतलब सेक्टर है जिससे आपकी जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है ना वो बहुत घट जाती है। हम देखते हैं बैलेंस शीट्स के अंदर में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो करीबन 14% होती थी, इट हैज़ कम डाउन टू अबाउट 7-8% नाउ। तो क्योंकि एफिशिएंटली जब ट्रक और गाड़ियाँ मूव करेंगी तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो उससे ना सिर्फ हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट घटेगी, ऊपर से ये जो लॉजिस्टिक का सेक्टर है ना ये पॉइंट हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि इसके अंदर में इन्होंने बजट में जो हब्स बनाए हैं, लॉजिस्टिक्स हब्स अनाउंस किए है, तो ये बहुत अच्छा मूव है। तो इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, देश की इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा मिलने वाला है इससे। आपने देखा होगा 1,40,000 करोड़ रुपए का पिछले महीने का टैक्स कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो ये सब चीज़ें एक पॉइंट कर रही हैं जिसमें देखिए देश तरक्की करेगा तो सभी सेक्टर तरक्की करेंगे। उधर आम बजट पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया है। ये बड़ी उम्मीद थी कि जो उत्तराखंड में बेरोजगारी का ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई का ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दे को केंद्र की सरकार सहजता से उसको समझते हुए उस पर कुछ राहत की घोषणा करेगी। लेकिन बड़ी निराशा इस बात को कहते हुए मुझे हो रही है कि सरकार ने बिल्कुल, केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड के बेरोजगारों के बारे में और यहाँ की महंगाई के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और तो और उत्तराखंड की योजनाओं के बारे में किसी पेज पर उत्तराखंड का शुरुआती अक्षर ऊ लिखना भी केंद्र की सरकार ने उचित नहीं समझा। दुर्भाग्यपूर्ण बजट है ये, क्योंकि किसी गरीब आदमी को, जो हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे हैं या हमारे यहाँ जो मध्यम वर्ग परिवार हैं, उनको किसी प्रकार की टैक्स में छूट नहीं दी गई है। किसी भी प्रकार की राहत जो है हमारे देश की गरीब जनता को नहीं दी गई है। दूसरी तरफ जो हमारा स्वास्थ्य का सेक्टर है उसमें कोई बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आप उसे देख सकते हैं कि बजट में कहीं भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं इस सरकार ने करी है, केंद्र सरकार ने। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि बहुत ही खराब बजट है। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस बजट को निराशाजनक बताया है। हरीश रावत ने कहा कि इस बार का बजट 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भाजपा इस समय केवल चुनावी दृष्टिकोण से इन 5 राज्यों में भाजपा जानती है कि यदि हारे तो आगे के लिए राह भाजपा की न केवल कठिन हो जाएगी बल्कि 2024 उनसे दूर चला जाएगा। इसलिए इन राज्यों को दृष्टिगत करके बजट बनाया गया। फिर भी ये निराशाजनक बजट है। जो लोग डिजिटल करेंसी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अब उन्हें उस पर 30% टैक्स देना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी को जारी करेगा। जानकार इसे एक अच्छी पहल बता रहे हैं। क्या है, जो अभी तक अंडरलाइंग एसेट जो क्रिप्टो की है, बिटकॉइंस वगैरह या पावर कॉइन्स भी जो है वॉलेट में पड़े होंगे, वो जब वापस आएंगे अकाउंट में तो वो टैक्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बहुत अच्छी मूव है सरकार की, जिससे कि ना सिर्फ आज के बाद जो टैक्सेशन होगा डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो वगैरह का, जो आज से पहले भी जो लोगों ने कमा रखे होंगे या और किसी तरीके से पैसा रखा होगा बाहर वॉलेट्स वगैरह में, जब वो अपने अकाउंट्स में वापस आएगा तो ऑटोमेटिकली टैक्स हो जाएगा। तो एक बहुत सोची हुई मतलब मूव है सरकार की तरफ से और अच्छी मूव है। वही बजट को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। क्या कहना है आम लोगों का, चलिए ये भी देख लेते हैं। इसी बजट में कोई भी तो रियायत नहीं है, तो लेडीज क्या करेगी, या घर की महिला है या घर के जेंट्स भी हैं, पुरुष भी कहाँ तक करेंगे। दुकानों पर काम धंधे नहीं है,
ठीक है, मालिक लोगों का काम चलेंगे तो मालिक लोग हमें सैलरी देंगे, जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम क्या करेंगे। बजट को उस तरह से विस्तार देने चाहिए थे, वहाँ पर कमी होनी चाहिए जो आम आदमी के लिए हो। जैसे देखिए आप जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें क्या नया दिया है, होटल व्यवसाय वालों को क्या दिया है, बेरोजगारों के लिए क्या दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे काफ़ी थ्रस्ट है और इतने सालों से जो निगलेक्ट हो रही चीज़ें हैं उस पर काफ़ी हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। देयर इज टॉक अबाउट 25,000 किलोमीटर रोड का बढ़ावे का। ग्राहक भी लेने में आसानी रहेगी, ग्राहक को क्या है सस्ता चाहिए क्योंकि ग्राहक का भी बजट होता है, ठीक है ना, हर कोई अपने बजट से लेके चलता है। लेकिन क्या है अगर टैक्सेस कम होंगे तो कपड़ा सस्ता होगा, जूते चप्पल जो भी करा है अभी सरकार ने वो भी तो धरातल में आने में टाइम लगेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट के पुरोला में डोर टू डोर कैंपेन किया। सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। 14 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं और वोट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस बार बहुत भारी बहुमत की यहाँ सरकार बनने वाली है। मैं पुरोला विधानसभा में, पुरोला के मार्केट के अंदर सभी जगह मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, निवेदन लेने के लिए हमारे प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल के साथ मैंने सभी से जनसंपर्क कार्यकर्ताओं के साथ किया है। तो मुझे निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि यहाँ से कमल खिलने वाला है, एक तरफा यहाँ से जीत होने वाली है। उत्तराखंड के अंदर बड़ी बहुमत की सरकार बनने वाली है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग में भी डोर टू डोर प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने थराली विधानसभा के कुलसारी में बाजार में पैदल भ्रमण किया। थराली सीट पर भाजपा ने भूपाल राम टमटा को टिकट दिया है। वोट मांग रहे हैं, जनता का पूरा साथ मिल रहा है। थराली सीट पर हम भारी मतों से जीत रहे हैं, तो ये कहना भी सामने आया है, अपनी जीत का दावा किया है। देश के अंदर एक पूरा सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है, सभी जगह जोश है, उत्साह है और लोग 14 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां बगावत को लेकर कांग्रेस संगठन की कार्रवाई। कांग्रेस ने 4 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। रामनगर से संजय नेगी को, रुद्रप्रयाग से कंडारी को निष्कासित किया गया है। लालकुआ से संध्या डाला कोटी को निष्कासित कर दिया गया है। यमुनोत्री से संजय डोभाल को निष्कासित किया गया है। कांग्रेस ने 4 प्रत्याशियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं अल्मोड़ा की जागेश्वर सीट से कांग्रेस ने इस बार भी गोविंद सिंह कुंजवाल को चुनावी मैदान में उतारा। गोविंद सिंह कुंजवाल इन दिनों डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हैं। कुंजवाल का कहना है कि उनकी उम्र भले ही 75 की हो, मगर अभी भी उनका जोश और उत्साह किसी युवा से कम नहीं है। 10,000 युवा युवतियां काम करती और उद्योग और रोजगार देता है। कांग्रेस के पास बहुत अधिक मुद्दे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 5 साल तक, उसने इस प्रदेश में कोई काम करने का प्रयास नहीं किया है। विकास चारों तरफ ठप है, महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी चरम पर है, हमारा युवा बहुत बड़ा परेशान है और दूसरा इस प्रदेश में भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। ये 4 मुद्दों को लेकर के हम चुनाव प्रचार में जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह रुड़की पहुंचे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन किया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। तरीके से लोगों का हजूम उमड़ करके आया है। ये संकेत है इस बात का कि रुड़की के लोगों ने 2022 के इस चुनाव में बदलाव का मन बना लिया है, राणा जी को जिताने का मन बना लिया है। आपने कहा कि कुछ लोग नहीं आए, देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जब टिकट वितरण होता है तो बहुत सारे साथी टिकट मांगते हैं, लेकिन सबको टिकट दे पाना संभव नहीं है। एक टिकट एक को मिलता है, यशपाल राणा जी को टिकट मिला है। वहीं उत्तराखंड में चुनाव से जुड़े अलग अलग मिथक हैं। ऐसा ही एक मिथक शिक्षा मंत्री को लेकर भी है। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों के बाद आई सरकारों में जो भी विधायक शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठा है, वो फिर से अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत नहीं पाया है।
इस समय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे के पास है। अरविंद पांडे को भरोसा है कि वे इस बार इस मिथक को तोड़कर ही रहेंगे। राज्य का एक मिथक रहा है कि शिक्षा मंत्री जब भी चुनाव लड़े तो जीते नहीं है, कहीं डर तो नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आप मुझे देख के बता सकते हो कि डर है या नहीं है। देखो, जो लोग चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं ना, वह कभी इतिहास नहीं बनाते। हम जब चुनाव जीते ना, जब मुझको शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला, तो मैंने उस समय तय किया कि शिक्षा की गुणवत्ता पे काम करना है। और छोटे भाई, आप जानते हो कि जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश 66 प्रदेशों में गिना जाता था, आज नीति आयोग की सर्वे में उत्तराखंड चौथे स्थान पे है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने डोईवाला, रायपुर और धर्मपुर विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन किया। जनसंपर्क के बाद उन्होंने आप कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 12 दिनों की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। हमारा जो वोट होता है शांत वोट होता है, शोर मचाने वाला वोट नहीं होता है। दिल्ली के अंदर भी जब हमारी 70 में से 67 सीटें आई, तब कोई भी कहने को तैयार नहीं था हमारी सरकार बनेगी। अगली बारी जब 70 में से 62 सीटें आई, 90% सीटें आई, तब भी कोई नहीं कह सकता था कि हमारी इतनी सारी सीटें आएंगी, क्योंकि हमारा वोटर साइलेंट वोटर है, जो शांतिपूर्वक वोट देता है। और अब बात कोरोना के आंकड़ों पर भी कर लेते हैं। राज्य में 18 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। आज कोरोना के 1840 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 26,814 है। आज 4,383 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो हर दिन जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। 18 लोगों की जान 24 घंटे के अंदर जा चुकी है। कोरोना के 1840 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मसूरी भाजपा युवा मोर्चा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र रावत को मसूरी भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि राहुल कठैत को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जी, पहले तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैं विश्व के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। इससे पहले मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए कार्य किया है और मैं अपने कॉलेज में अध्यक्ष भी रहा हूँ। युवाओं को जोड़ने का काम किया है मैंने। युवाओं के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हुआ हूँ और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे आज युवा मोर्चा में महामंत्री का पद मिला है। जोशीमठ में भाजपा का चुनाव प्रचार चल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता की टोलियां डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। हालांकि इन इलाकों में बर्फबारी की वजह से कई गांव तक रास्तों पर बर्फ जमी हुई है, मगर मतदान में समय कम बचा है, इसलिए राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चप्पा 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 चप्पा